बुक सुपरनैचुरल चैप्टर 4 बेरहमी से पीटा जाना 1922 से 1923 तक। मई 5, 1923 को एला ब्रनम ने अपने 8वें बेटे को जन्म दिया। उसका नाम रखा होवर्ड डफी। वह शामिल हुए चार्ल्स जूनियर उम्र 4, जैसी 7, एडगर 9, मेलविन 11, हेनरी 12, एडवर्ड 13वां और विलियम जो कि अब 14 वर्ष का था। चार्ल्स ब्रनम को अब अपने 8 बच्चों का भरण पोषण करना और अधिक मुश्किल होता जा रहा था। खास तौर से सर्दियों के महीने के दौरान 1922 से 1923 की सर्दियों तक बिली फंदों की श्रृंखला लगाने लगा था ताकि मेज पर भोजन रखने में मदद हो सके। श्रीमान वैदन की जमीन के जंगल वाले हिस्से में छछूंदर, अपोसम, खरगोश, उदबिलाव और संकंकों की भरमार थी। हर सुबह 2 बजे बिली लालटेन लेकर बाहर निकल जाया करता था अपने फंदों को देखने के लिए, और अक्सर वह सही समय से घर लौट आता था ताकि स्कूल जा सके, क्योंकि उसके पास एक ही जोड़ी थी कपड़ों की। कई बार वह क्लास में भी उसी सकंक की तरह महक रहा होता था जिसे उसने उस सुबह छीला होता था, बाकी विद्यार्थियों की घिन का ही कारण बनते हुए। लेकिन उसका यह अतिरिक्त श्रम परिवार के लिए मददगार था। जब वह खरगोश पकड़ता तो वह उसे 15 सेंट तक का बेच देता था। तब फिर वह 0.22 कैलिबर की गोलियों का पूरा डब्बा खरीद लेता, जिससे वह 3 या 4 और खरगोशों को मार लेता था। उसकी माँ एक खरगोश को पकाकर बिस्किटों और तरी के साथ परोसती थी। बाकी को बिली शहर जाकर बेच लेता था, जिससे पाए जाने वाले धन से वह मक्के का दलिया, आटा और गेहूं का आटा खरीद लाता था। शहर जाना अक्सर बिली के लिए उदासी का ही कारण ठहरता था। ब्रैनमो का नाम जेफरसनविल के आसपास बड़ा बदनाम था और बिली से बचकर निकल जाने के लिए लोगों ने एक से अधिक बार सड़क को पार करके दूसरी ओर चले जाने का काम किया था। कुछ लोग उससे केवल उतनी ही देर बात करते थे जितनी देर कोई उन्हें ऐसा करते देख न रहा हो, पर यदि कोई और आ जाए तो जो व्यक्ति बिली से बात कर रहा होता था वे उसे छोड़कर आगे बढ़ जाता। इससे चोट लगती थी। बिली जानता था कि उसके पिता और उसके अंकल लोग बदमाश लोग थे। सिगरेट पीना, तंबाकू चबाना, जुआ खेलना, शराब पीना और अवैध रूप से शराब का धंधा करना। लेकिन करवाहट के साथ यह सोचता, मैंने क्या किया है? मैं उस सब कुछ का कसूरवार नहीं हूँ। मैंने तो अपने पूरे जीवन भर कभी शराब नहीं पी है। मुझे क्यों उसी में शामिल करके देखा जाता है? ऐसा नहीं है कि बिली ने कभी शराब पीने की कोशिश ही नहीं की थी। बसंत के मौसम में एक रविवार की सुबह वह और एडवर्ड, उनके पिता व श्रीमान डानबुश नदी की ओर चले जा रहे थे। यह वही पड़ोसी थी जिन्होंने चार्ल्स की शराब की भट्टी में वेल्डिंग की थी। दोनों लड़के यह योजना बना रहे थे कि वे अपनी पुरानी छेद वाली चप्पूवार नाव नदी में से लाकर फेंकी हुई बेकार बोतलें ढूंढेंगे। चार्ल्स को हमेशा ही अपने घर पर बनी शराब के लिए बोतलों की ज़रूरत पड़ती रहती थी और वह उनके लिए अच्छे पैसे भी देता था। दर्जन भर का एक निकाल श्रीमान डानबुश ने हमेशा यह दर्शाया था कि वे बिली को पसंद करते थे और अब बिली उन्हें प्रभावित करना चाहता था, इस आशा में कि श्री डानबुश उसे उस सुबह के लिए अपनी जलरोधी चप्पू वाली नाव उधार दे देंगे। बिली की नाव में पतवार नहीं थी, जिसके कारण तेज बहाव में उसे नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता था। चप्पुओं के लिए बिली को 2 पुराने पटरे इस्तेमाल करने होते थे। वह बड़ी अजीब तरह से नाव की एक ओर चप्पू चलाता था और एडवर्ड दूसरी ओर। नदी के पास एक पेड़ उखड़कर रास्ते के आर पार गिर गया था। चार्ल्स ने पैर उठाकर पेड़ पर रखे तो सही, पर उस पर चढ़कर पार निकलने के बजाय एक ढाल से टिक गया और बोला, यहीं पर थोड़ा सा रुकते हैं कुछ जलपान के लिए। अपनी पीछे वाली जेब से शराब की एक छोटी चपटी बोतल निकाली और होठों के ऊपर से उसमें से एक घूंट मार लिया। फिर उसे अपने दोस्त को दे दिया। श्री डानबुश ने भी एक घूंट पिया और उसे वापस चार्ल्स के हाथ में दे दिया, जिसने उसे उल्टी पड़ी जड़ों के पास एक छोटे पौधे की डालियों में फंसा कर रख दिया। बिली को यह एक बढ़िया समय प्रतीत हुआ किसी से भी कुछ मदद मांगने के लिए। श्रीमान डानबुश
क्या आप सोचते हैं कि मेरा भाई और मैं सुबह के लिए आपकी नाव उधार ले सकते हैं? बिल्कुल बिली, यह अच्छा रहेगा। उत्तेजना से भरकर बिली ने सोचा, यहाँ है एक आदमी जो मुझे पसंद करता है। चार्ल्स ने एक और घूंट मारा और फिर उसे अपने दोस्त को थमा दिया। जब श्री डानबुश ने अपनी प्यास बुझा ली तो उन्होंने बोतल बिली को थमा दी, यह कहते हुए, यह लो बिली, एक घूंट लो। बिली ने कहा, नहीं धन्यवाद, मैं नहीं पीता। श्री डानबुश अचंभित हो गए। तुम्हारा मतलब है कि तुम मुझे यह बता रहे हो कि तुम एक आयरिश आदमी हो और एक ब्रहणम भी, और तुम पीते नहीं? चार्ल्स ने हाँ में सिर हिलाया, चेहरे पर खिसियाट घिन के भाव के साथ यह कहते हुए, मैं लड़कों के एक पूरे झुंड को पाल पोस कर बड़ा कर रहा हूँ, लेकिन उन सब में सिर्फ एक ही है जो छोकरी जैसा है, और वह है बिल। बिली आग बबूला हो उठा। मैं छोचरी जैसा हूँ? वह इस विचार से झटका खाकर पलट गया। छोकरी जैसा बुलाए जाते हुए अब मैं तंग आ गया हूँ। बोतल दो मुझे। श्री डानबुश ने बोतल बढ़ा दी। बिली ने उसे उस आदमी के हाथ से झटक के लिया, ढक्कन निकाला और अपने होठों पर लगा लिया, गुस्से में लिए फैसले के साथ। वे उसमें से घूंट भरने ही वाला था, लेकिन इससे पहले कि विस्की की एक बूंद भी उसके मुंह के अंदर जाती, उसने एक शोर की आवाज़ सुनी, जैसे चक्रवात में पत्तियां घूमते हुए खड़खड़ा रही हूँ। वूश! उसका हाथ ठिठक गया, बोतल होठों पर ही रुक गई। वूश! यह उसकी कल्पना नहीं थी। वह उसे उतनी ही साफ रीति से सुन सकता था जितनी साफ रीति से अपने चारों तरफ होती बातचीत को। वूश! बिली की याददाश्त वापस उसकी आवाज़ पर चली गई, जो उस चिनार के पेड़ से आई थी। इस आज्ञा के साथ, कभी शराब मत पीना, न सिगरेट पीना, न अपनी देह को किसी तरह गंदा करना। तुम्हारे करने के लिए एक काम होगा जब तुम बड़े हो जाओगे तब। बुरी तरह डर के बिली ने बोतल गिरा दी और इतनी तेज दौड़ गया जितनी तेज वह जा सकता था। निराशा की खिसियाहट और कश्मकश के द्वारा आए आंसुओं से बुरी तरह से रोता हुआ। चार्ल्स व्यंग्यात्मक रूप से मुस्कुराते हुए बोला, देखा, मैंने तुम्हें क्या बोला था? यह वाला एकदम छोकरी जैसा है। चाहे जिस दिशा में बिली घूमे, जिंदगी अपने नुकीले दांत ही दिखाती। उसने स्कूल हाउस में ही अपनी शिक्षा जारी रखी, 7वीं कक्षा तक। यह ऐसा था जैसे वे साखियों के सहारे पहाड़ पर ऊपर चढ़ना। गांव देहात की स्कूल प्रणाली में छात्रों को अपने पुस्तकों और ज़रूरत के सामानों को स्वयं ही खरीदना होता था। बिली के माता पिता के पास पेंसिल और कागज तक के लिए पैसे नहीं होते थे। स्कूल की आधारभूत पुस्तकों की बात ही छोड़ दीजिए। सो हर बार जब बिली को अपना पाठ पढ़ना होता तो उसे किसी दूसरे विद्यार्थी से पुस्तक मांगनी पड़ती थी। उस समय का स्कूल पाठ्यक्रम इस तरह से बनाया गया था ताकि बच्चे के नैतिक चरित्र के साथ साथ बुद्धिमत्ता को भी ढाले निर्माण करे। एक पाठ जिसने बिली को गहराई तक छुआ वह था लॉन्गफेलो की कविता जीवन का भजन का अध्ययन। शोकाकुल संख्या में मुझे मत बताओ कि जीवन एक कोरा सपना है, क्योंकि मृत है वह प्राण जो सुपुष्ट है और चीजें वैसी नहीं जैसे वे लगती हैं। जीवन वास्तविक है, जीवन त्वरित है और कब्र इसकी मंजिल नहीं है। मिट्टी है तो मिट्टी में ही मिल जाना है। प्राण के लिए नहीं गया था कहाँ। न आनंद मनाना और ना ही दुख है हमारा नियत अंत या रास्ता, पर यूं हो काम की हर कल जो आए आज से हमें आगे बढ़ा पाए। कला दृढ़ है, समय निकलता जाता है और हमारे दिल दृढ़ और साहसी तो हैं, फिर भी नगाड़ों से तेज धड़कते जाते कब्र की और असंतुष्टि कदमों की ताल से। संसारिक लड़ाइयों के बड़े मैदान में, जीवन के अस्थायी पड़ावों में न बन गूंगा हाँका जाता मवेशी सा, हाँ बन संघर्ष करता नायक। किसी भविष्य का न कर भरोसा, चाहे जितना लगे सुहाना। मर चुके बीते कल को अपने मरे गाड़ने दे। कर्म कर, जीवित वर्तमान में कर्म कर, अंदर हो यह दिल और खुदा सरप्रस्त। याद दिलाते महापुरुषों के जीवन हमें, हम भी बना सकते हैं अपने जीवन पाक और जाते जाते पीछे छोड़ सकते हैं पद चिन्ह समय की रेत पर। पद चिन्ह जिन्हें शायद कोई दूसरा जीवन की गंभीरता से भरे सागर पर तैरता टूट चुके जहाज का असहाय यात्री भाई देख कर दिल में हिम्मत पा जाए।
आओ हम तब फिर उठें और कर्म करें, ऐसे दिल के साथ जो तैयार हो हर नतीजे को लगातार पाते हुए, लगातार बढ़ते हुए सीखें मेहनत करना और करना इंतज़ार। यह कविता बिली को प्रेरित किया करती थी। फिर भी अपनी सबसे अटपटे स्वप्न में भी वह यह कल्पना नहीं कर सकता था कि उसकी अपनी जिंदगी समय की रेत पर इतने गहरे पदचिन्ह छोड़ जाएगी। फिलहाल लॉन्गफेलो की कविता ने एक निराश नीरस भूमि में आशा का गीत गा दिया था। इन बुलंद शब्दों ने बिली के हृदय से बात की थी। इस 14 वर्ष के अस्त व्यस्त लड़के को प्रोत्साहित करते हुए जो संघर्ष कर रहा था, उन सभी अन्यायों को समझने के लिए जो उसने स्वयं अपने ही जीवन में देखे थे। बड़ी उम्र के लड़के हर मौके पर उसे ताने मारते और तंग करते रहते थे। केंटकी में पैदा होने के कारण, गरीब होने के कारण, अपनी उम्र के हिसाब से छोटा लगने के कारण, फर्क होने के कारण। इस समय तक बिली को अपने परिवार की गरीबी की वजह समझ में आ गई थी, उसके पिता की शराब की लत। एक दिन जब स्कूल के बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे थे क्योंकि उसके कपड़े इतने फटीचर थे, बिली ने इतिहास की पुस्तक में अब्राहम लिंकन के विषय में एक घटना पढ़ी थी। जब वे न्यू ऑरलियंस से नाव से उतरकर एक गुलामों की गुलामी की जगह से होकर गुजर रहा था। इस विवरण के अनुसार अब्राहम लिंकन ने श्वेत मनुष्यों को एक विशाल, ताकतवर, अश्वेत आदमी के लिए बोली लगाते हुए देखा, जबकि उस गुलाम की पत्नी और बच्चा एक और खड़े रो रहे थे। लिंकन ने हाथ पर हाथ मारकर कहा, यह गलत है और किसी दिन मैं इस चीज पर प्रहार करूंगा, भले चाहे यह मेरी जान ही क्यों न ले ले। बिली ने इतिहास की पुस्तक को पीछे सरकाया और सोचा, शराब पीना भी गलत है और किसी दिन मैं इस पर प्रहार करूंगा, भले चाहे यह मेरी जान ही क्यों न ले ले। लेकिन किसी भी चीज ने उसकी कल्पना को वैसा उत्तेजित नहीं किया जैसा कि एरिज़ोना रेगिस्तान के बारे में पढ़ना उसके भूगोल की प्राथमिकी वाली किताब में। उसे वहां जाने की तीव्र इच्छा होने लगी। उसका जी मचलता था कि कैक्टस से भरे खुले इलाकों में सवारी करे। यह बहुत ही रोमानी, बहुत शांतिदायक, बहुत रमणीय सुनाई पड़ता था। उसके अंदर का कवि हिलकोरे मार रहा था, परंतु उसके पास कुछ था ही नहीं जिस पर अपने विचारों को लिख सके। सो उसने अपने पड़ोस में बैठे विद्यार्थी से कागज का टुकड़ा मांगा और लिखा, मैं अकेला हूँ, ओ कितना अकेला, क्योंकि वह सुदूर दक्षिण पश्चिम, जहाँ पर छाइयाँ सबसे गहरी होती, उन पहाड़ों की ढलानों पर मुझे दिखता है एक छिपकर देखता भेड़िया। बैंजनी सी धुंध है चारों ओर। सुनता हूँ एक हुंडार को चिल्लाते हुए नीचे, जहाँ लंबे सींगों वाले मवेशी चरते हैं, और फिर ऊपर एक दर्रे में सुन पाता हूँ एक सिंह की दहाड़ उन सुदूर कैटेलिना पर्वतों में, एरिज़ोना की उस श्रृंखला में। दुर्भाग्यवश उन बड़े लड़कों के द्वारा किया गया उत्पीड़न मजाक उड़ाने और चिढ़ाने से भी आगे बढ़ गया। स्कूल के बाद वे उसे बार बार घेर कर मारा करते थे। हालांकि अपनी उम्र के लिहाज से बिली छोटी कदकाठी का था, उसमें साहस और पर्याप्त गुस्सा था कि एक स्वचालित विद्युत आरी से भी लड़ जाए। लड़के उसे मारकर गिरा देते थे, पर वह फिर उठकर खड़ा हो जाता था। वे उसे तब तक मार मार के गिराते रहते थे जब तक उसमें वापस उठकर खड़े होने की ताकत ही न बचे। कितनी बार तो उसने अपना रात का भोजन नली के माध्यम से सुड़क कर पिया था। ठोस भोजन खा पाने के लिहाज से उसका मुंह इतनी बुरी तरह पिटा हुआ जो होता। 1923 में बसंत के मौसम के समय एक दिन बिली एक लड़की के साथ उसके घर तक चला गया। उसकी किताबें ढोकर अपने कैबिन घर वापसी के रास्ते में 5 दबंगों ने उसे घेर लिया। उन्होंने उस मिट्टी में लथेड़ दिया। एक उपहासपूर्ण ढंग से चिढ़ाते हुए बोला, तू लड़की के साथ क्यों घूम रहा था? दूसरे ने ताना मारा, हाँ, हम नहीं चाहते कि तू उसके साथ घूमे। तू केंटकी के घिनौने कबूतर के बच्चे रकवैब होता है, कबूतर का बच्चा। वे जानते थे कि बिली केंटकी में पैदा हुआ था, इसीलिए वे उसकी हंसी उड़ाते थे, उसे केंटकी के कबूतर का बच्चा बुलाकर। इस बेइज्जती के मारे तो बिली उछलकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया और हमला कर बैठा, पागलों के समान मुक्के चलाते हुए। लेकिन
5 लड़के पीटे जा पाने के लिए काफ़ी ज़्यादा थे। इससे कोई मतलब नहीं कि उसके पास बहादुरी कितनी थी। उन दबंगों ने उससे तब तक कुश्ती की जब तक उन्होंने उसकी बाहों को शरीर के पीछे बांध न दिया। उसके बाद जबकि 4 लड़के उसे पकड़े हुए थे कि वह भाग न सके, एक लड़के ने मुट्ठी में एक पत्थर लेकर बिली के चेहरे पर तब तक वार किया जब तक वह लगभग बेहोश होकर झूल न गया। बिली उनसे भीख मांगने लगा, यदि तुम मुझे बस छोड़ दो तो मैं तुम्हें सीधा घर चला जाऊंगा, वायदा करता हूँ। क्योंकि वह वैसे भी लगभग बेहोश ही हो चुका था, लड़के राजी हो गए। लेकिन पहले उन्होंने उसे जमीन पर पटक कर मिट्टी की कड़क सड़क पर उसका चेहरा रगड़ा और नीचता के इस काम को चरम सीमा तक पहुंचाने के लिए जाने से पहले उसे कुछ लातें मारी। बिली सीधा घर ही गया, पर वहीं बने रहने के लिए नहीं। उसने 0.22 कैलिबर की विंचेस्टर राइफल उठाई जो कैबिन के दरवाजे के ऊपर टंगी रहती थी। उसमें 16 गोलियां भरी और फिर बबूल के जंगल से होकर एक छोटे रास्ते के द्वारा सड़क पर एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां से वह जानता था कि वे लड़के गुजरेंगे। वह सड़क के किनारे छिप गया और इंतजार करने लगा। जल्दी ही उसे आवाजें सुनाई पड़ने लगी। यह अब उस मकई के बिस्कुट को लकड़ी के साथ चलना सिखा देगा, एक ने कहा। दूसरे ने बोला, तुमने देखा था कितना डरा हुआ वह लग रहा था। अगले ने जोड़ा, हाँ, वह केंटकी के कबूतर का बच्चा यह समझ जाएगा कि इस और वह है कहाँ पर। झाड़ियों से बाहर निकलकर बिली ने उनका रास्ता रोक लिया और उनकी ओर अपनी राइफल तान दी जिसका घोड़ा तैयार था। उसने शांति से कहा, तुम में से कौन पहले मरना चाहेगा ताकि तुम्हें दूसरों को मरते ना देखना पड़े। 5 लड़के फक पड़ गए और खौफ और अविश्वास से चिल्लाने लगे। बिली ने कहा, चीखो मत क्योंकि तुम सभी मरोगे एक के बाद एक। उसने अपनी बंदूक की नाल उस लड़के की ओर कर दी जिसने पत्थर से उसे बार बार मारा था, तुझसे शुरू करके। उसने घोड़ा दबा दिया। क्लिक, गोली नहीं चली, परंतु बिली ने झटके से बंदूक की सिटकनी को पीछे खींचकर फिर आगे किया जिसके द्वारा बेकार कारतूस बाहर फिक गया और अगला चैम्बर में अंदर चला गया। क्लिक, यह भी न चला। लेकिन इस समय तक 5 लड़के चीखते हुए भाग रहे थे, गड्ढों के ऊपर से कूदकर और पेड़ों के चक्कर काटकर वहां से उतनी ही जल्दी निकलने की कोशिश में जितना कर सकते थे। बिली उनको मार डालने के पूरे इरादे के साथ लगातार चैम्बर में कारतूस चढ़ाता रहा और घोड़ा दबाता रहा जितनी तेजी से वह कर सकता था उस चिटकनी वाले काम को। क्लिक 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 क्लिक, लेकिन एक भी गोली न चली। 5 लड़के दूर तक भाग निकले थे। 16 कारतूस उसके पास वहां जमीन पर फैले पड़े थे। उसने उन्हें उठाया, फूंक कर उन पर से धूल झाड़ी और उन्हें वापस बंदूक में डाल दिया। फिर उसने अपनी राइफल से एक पेड़ का निशाना लगाया और घोड़ा दबा दिया। चटाक चटाक चटाक, इस बार प्रत्येक गोली चल गई और तने में जा धंसी, हर दिशा में छाल को उड़ाते हुए। बिली सड़क के बीचों बीच खड़ा था, गुस्से से उबलता हुआ, और फिर अचानक ही वह हंसने लगा, एक जोरदार बेवकूफ़ी की हंसी जो उसके कश्मकश की गहराई में से उफन रही थी। वह इतने जोर से हंसा कि उसके सूजे हुए गालों पर से आंसू बाहर निकले। उस वर्ष जब स्कूल गर्मियों की छुट्टियों के लिए बंद हुआ, बिली वहां से वापस आया और फिर कभी वापस नहीं गया।